नमस्कार। हम चैप्टर 4 सिंप्लेक्स एल्गोरिथम कर रहे हैं और इसके नंबर 1 प्रकार के उदाहरणों में हमने 6 या 7 एग्जाम्पल कर लिए थे और आज हम 8वां एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और देखते हैं कितने तक कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं नोट्स जो है मेरे पास उनसे आपको समझाऊंगा। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 8, आपसे देख लीजिए, फिर हम नोट्स में जो है शुरू करते हैं। और इसमें भी कुछ जो एग्जाम्पल होंगे उनका डायरेक्ट जो है नोट्स ही अपलोड होगा, उन्हें मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ या समझा दूंगा साथ में। ठीक है, तो अभी नोट्स ले आता हूँ मैं। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। वैसे तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो है, यहाँ पे मैक्सिमम जेड दे रखा है हमें। प्रतिबंध जो है एक छोटा है और एक बड़ा है, यानी इसमें दो टाइप के प्रतिबंध आ रहे हैं, तो आपके मन में कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सबसे पहले ये जो न्यूनता पूरक चर का इस्तेमाल करके इसको इक्वल करेंगे, जैसा कि हमने इसमें किया है x3 का, और इसमें अधिकता पूरक चर या सरप्लस वेरिएबल जिसमें से वैल्यू को घटाया जाता है, x3 वहाँ पे यूज़ कर लिया, इसलिए हमने x4 यहाँ पे घटा दिया है। अब जैसे घटाया है तो उसमें मतलब जो हमारी मैट्रिक्स है 1/1 क्रम की, हाँ 1/1 क्रम की जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट नहीं, सॉरी 2/2 की 1001 वो कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करेंगे जो कि है x5। ठीक है, तो हम उसका यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे बता देंगे जो प्रतिबंध है वो हमारे 0 से बड़े हैं। उसके बाद हम मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट जो है हमने यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे देखिए, ये x1 x2 x3 x4 x5 और अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा 5 तक वैल्यूज़ हैं, और ये हमारी b की वैल्यूज़ हैं जो कि इनके इक्वल में थी समीकरण बनने के बाद। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा इनिशियल बेस है ना, वो अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 5 है, क्योंकि जब पहले हमने इक्वेशन थी, पहली असमीका थी, उसमें x3 ऐड किया तब हमें 10 मिला था, और जब सेकेंड इक्वेशन में माइनस का x4 किया तब हमें 0 - 1 मिला। तो हमें तो पूरी जो है इकाई मैट्रिक्स बनानी थी, इसलिए हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ किया समीकरण 2 में, और x5 ऐड किया जिसके कारण हमें 0 1 मिला, और हमें अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 5 इनिशियल बेस मिला। उसके बाद टेबल में कुछ नहीं है, सेम सारा प्रोसीजर वैसा ही है। अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 5 मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट एज इट इज़ हमने यहाँ पे रख दी है, और z की जो वैल्यू है 1 5 0 0 -m, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया है इसलिए -m आता है। ठीक है, अब जो z की वैल्यूज़ है, मतलब जो z के गुणांक थे, जैसे अल्फ़ा 3 के साथ 0 था तो मैंने यहाँ पे 0 रखा, अल्फ़ा 5 के साथ -m था तो हमने यहाँ पे -m रखा। बाकी जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट सेकंड वीडियो में बता दिया है, और जो थर्ड वीडियो है उसमें भी थोड़ा बहुत बता दिया कि हम ZJ कैसे निकालेंगे, ZJ - CJ कैसे निकालेंगे, फिर एंट्रिंग वेक्टर क्या होता है, डिपार्टिंग वेक्टर क्या होता है, की एलिमेंट कैसे डिसाइड होता है, और फिर जब ये एंटर और डिपार्ट हो जाते हैं तो हमारा न्यू बेस क्या बनेगा। ठीक है, आज वाली वीडियो में आप इसके नोट्स एक बार देख लीजिए अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियोस को किसी भी साइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, चाहे कोई भी साइट हो, उस पर अगर अपलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट जो है मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं जो है कॉपीराइट इशू आप पे लगा सकता हूँ, मेरी कंटेंट को चोरी करने का आरोप। अगर आप अपना चैनल बना के मेरी वीडियोस को भी अपलोड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रेडिट जो है वो मेरे चैनल को या मुझे आना चाहिए, और अगर उसके कारण सब्सक्राइबर गेन होते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसमें कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। समीकरण मैक्सिमम में दे रखी है, दोनों साइन माइनस के हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि माइनस के हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें वैल्यूज़ जो है जेड की वो मैक्सिमम में मिली हुई है। अगर ये मिनिमम में मिली होती तब हमें जो है माइनस का मल्टीप्लाई करने पड़ता, लेकिन अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसकी बात करते हैं समीकरण नंबर 1 की। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में हमें इक्वल दे रखा है तो पहले हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसके साथ। फिर समीकरण नंबर 2 है, यानी इसमें सरप्लस वेरिएबल आएगा, यानी इसमें से कुछ घटेगा। ये अधिक
न्यूनतापूर्वक चर का यहाँ पे यूज़ होगा ताकि ये समीकरण छोटी हो सके। तो पहले x3 का यूज़ इसमें हुआ, आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में 0 0 है। ठीक है, फिर ये समीकरण जो है वो छोटी है, मतलब x वाली साइड छोटी है और 4 बड़ा है, तो इसमें x4 हमने ऐड किया। ठीक है, अब बारी आती है कि हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट यहाँ पे है, हमने 0 0 1 तो बना लिया, अब हमें 1 0 0 और 0 1 0 चाहिए होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो 1 0 0 के लिए मैंने मतलब पहले इनको एक बार हल कर लेना है, मतलब जैसे हमने इनको इक्वल कर लिया। अब हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को डिसाइड करेंगे। तो फिर हमारे पास जो है x5 वो पहले इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमने एक बार जो है जो वैल्यू घटानी थी वो घटा ली, जो वैल्यू जोड़नी थी वो जोड़ दी है। अब हमें आर्टिफिशियली जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो लाइन वाइज ऐड करना होगा, पहले इसमें ऐड किया और फिर इसमें ऐड किया। हमने x5 और x6 आर्टिफिशियली ऐड किए हैं, तो उन्हें z में -m के साथ गुणा करके दर्शाना होगा। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ये है, और इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो 0 0 1 है वो हमारा अल्फ़ा 4 है, ये देखिए x4 यानी अल्फ़ा 4, और फिर उसके बाद में 1 0 0 0 0 1 यानी अल्फ़ा 4 लास्ट में आएगा, पहले अल्फ़ा 5 अल्फ़ा 6 और फिर अल्फ़ा 4। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और आप इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी टेबल बना के इसको सॉल्व करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें ये LPP दे रखी है, ठीक है, और इसमें जो है तीनों समीकरण इक्वल है, और यहाँ पे ये प्रतिबंध है वो 0 से बड़े हैं। तो देखते हैं इसमें आगे हमें क्या करना होगा। तीनों इक्वेशन इक्वल हैं, लेकिन हमें इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जो इक्वेशन है, ये आ रहा है क्या प्रेम, सॉरी, हाँ, क्योंकि जो इक्वेशन है उनमें ये चीज़ें लाना आवश्यक है। तो हमारे पास है 3 इक्वेशन, जिसमें 15 20 और 10 है। तो ये इक्वेशन है, और हमें जो है इसे हल करने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल चाहिए होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है मैट्रिक्स बनानी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में हमें जेड में माइनस का x4 पहले से दे रखा है, और जो चौथी इक्वेशन है उसमें x4 भी हमें दे रखा है। तो इसलिए इन दोनों इक्वेशन में x4 0 आएगा, लेकिन पहली और दूसरी समीकरण में 1 0 0 और 0 1 0 ये वाली मैट्रिक्स बन नहीं रही है, इसलिए हमने इसमें x5 ऐड किया और इसमें x6, और हमने ये कंटिन्यूस ऐड किया है। अब हमारा जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है या इनिशियल बेस जो है वो बनेगा अल्फ़ा 5 6 और 4। ये देखिए पहले ये आ रहा है, फिर ये और फिर ये, क्योंकि ये हमें लाइन वाइज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 उस हिसाब से लगानी होगी, इसलिए हमने इसको बदल दिया है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल थे अल्फ़ा 5 और 6, उसकी जगह है, उसमें z की जगह है -m का मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स में पुट करना है। सो वो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको ये वाली मैट्रिक्स भी अच्छे से दिखाई दे सके, टेबल सॉरी। अब आगे है इसकी टेबल 3 और टेबल 4। यहाँ पे एंट्रिंग वेक्टर, डिपार्टिंग वेक्टर, की एलिमेंट वगैरह सब अच्छे से लिखे हुए हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो m मतलब जो m जा चुका है, यानी जैसे y6 है, ये अगर अल्फ़ा डिपार्ट हो चुका है, निकल चुका है सारणी से, तो यहाँ पे कट का साइन ज़रूर लगाएं, वरना zj माइनस cj में गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ से हम x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर इसे z में पुट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये है नंबर 2 प्रकार के उदाहरण, जिसमें कि ये बोला हुआ है कि फिजिबल सॉल्यूशन जो या इष्टतम हल जो है वो विद्यमान नहीं है। 2016 में आया है, 18 में, 19 में आया है। आज ही मुझे कमेंट आया था कि क्या जो क्वेश्चन पिछले साल आए हैं वो अगले साल आ सकते हैं। तो इसका जवाब ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो कि 16 में आया, फिर 17 में नहीं आया, 18 में आया, 19 में भी आया। 20 का मैंने देखा नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। तो पढ़ना सारा पड़ता है, कभी कभार तो एक जो सवाल है वो 3 से 4 साल तक लगातार आया हुआ है, जो मेरे पास 5 ईयर है उनमें मैंने देखा था, ठीक है। तो
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम आती है वो आगे जाके जब हम टेबल बनाते हैं तब आती है। जेड मैक्सिमम में है तो हमें इसको मैक्सिमम पूरी समीकरण बनानी है। इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड होगा तो वो x3 ऐड किया, इसमें सरप्लस होगा तो वो हमने इसमें से माइनस किया। अब हमारी जो मैट्रिक्स है वो बन नहीं रही थी तो इसलिए हमने जो क्या बोलते हैं उसको आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो x5 यहाँ पे ऐड किया, जिससे हमारी मैट्रिक्स बनी। इनिशियल बेस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 5 आ गया है, हमने टेबल बना ली है। उसके बाद टेबल को हल करके जेड जे माइनस सी जे न्यू बेस हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। अब मेन चीज़ जो आती है ना वो यहाँ पे आती है टेबल 2 में। यहाँ आप देखेंगे कि जेड जे माइनस सी जे 5m+1 2+4m m भी है और 0 भी है। तो जेड जे माइनस सी जे जो है वो बड़ा आ गया है 0 से, लेकिन यहाँ पे जो x5 है ना, यहाँ पे जो ये m है वो नॉट इक्वल टू 0, वो 0 होना चाहिए, तब जाके ही जो है हमारा जो है नया सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो ये होगी फिजिबल सॉल्यूशन की बात। इसके और सारे भी क्राइटेरियाज है, मतलब क्या होगा तब ये फिजिबल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। मैंने जो ये हाशिया होता है यहाँ पे जो है आगे चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 बिल्कुल ऐसा है, तो नोट्स के लिए जो है मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 दिखा देता हूँ। कैमरा थोड़ा नज़दीक है इसलिए कंप्लीट रजिस्टर इसके अंदर आ नहीं रहा है फ्रेम में। तो ये इसका इनिशियल बेस, और इसको एक बार देख लीजिए कंप्लीट, यहाँ तक जो है ये किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो m है वो 0 नहीं हो रहा है, इसलिए इसका फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है। अब ये है एग्जाम्पल 3, इसमें आपको अपरिबद्ध अल जो है वो जो है ज्ञात करना होगा। करते हैं हम इसको, हमें ये सिद्ध करना है कि इसका कोई अपरिबद्ध हल है, कोई स्पेशल हल नहीं है। ये है हमारा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने क्वेश्चंस को साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको हल करके रखा है। तो शुरू करते हैं। मैक्सिमम जेड है तो माइनस का 2x वन x2, और जो चीज़ें हमें ऐड करनी थी x3 प्लस में x4, हमें इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करने थे जो कि हमने कर लिए, और कुछ नहीं करना है इसमें। मैट्रिक्स हमारी बन गई, वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जेड जे माइनस सी जे जो है वो माइनस का 1 जो है सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये इसका एंटरिंग जो है वेक्टर हो गया। ठीक है, अब जो है इसका भाग हमें इनमें देना होगा, तो वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है ना, मतलब मिनिमम रेशियो में जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। तो अगर माइनस में वैल्यू आई तो आप उसे इस लाइन से मतलब ऐसे लगा सकते हैं निशान कि हमारा जो है मिनिमम रेशियो नहीं आ रहा है। तो हमारा जो है एंटरिंग वेक्टर y2 था, लेकिन डिपार्टिंग वेक्टर नहीं मिला क्योंकि हमारा मिनिमम रेशियो नेगेटिव में है, और मिनिमम रेशियो अगर नेगेटिव में है तो वहाँ से हम कोई चीज़ को चुन नहीं सकते, मतलब वहाँ से कोई नया वेक्टर जो है वो डिपार्ट नहीं कर पा सकते। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ माइनस में आ गई, यहाँ पे भी दोनों माइनस में है, इसलिए इस समस्या का हमारे पास कोई भी अपरिबद्ध हल नहीं है। ठीक है, अब नोट्स के लिए मैं एग्जांपल नंबर 4 आपको शो कर देता हूँ। ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट यहाँ तक ही इसको लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। वैसे जो कल वाली वीडियो थी जिसको मैंने ट्रिकी नाम दिया था, उस पर 20 से 25 व्यू आए हैं। वैसे मैंने पूछा भी था कि आप मुझे इस प्रकार की वीडियो बनानी चाहिए, तो एक ही जो है व्यूअर ने कमेंट किया कि हाँ ऐसे चलने दीजिए ताकि सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप लेट हो जाते हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बाद में मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये इसका अपरिबद्ध हल है, क्योंकि हमारे पास मिनिमम रेशियो जो है हम माइनस के दोनों आगे हैं, इसलिए मिनिमम रेशियो हमारे पास ज्ञात नहीं हुआ। और इधर है एग्जाम्पल नंबर 5, देख लीजिए इसे भी। सिंप्लेक्स विधि से हमें इसको हल करना होगा, और इनिशियल बेस 3 4 है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। और इसका जेड जे माइनस सी जे यानी इसका हल जो है हमें मिल गया है। ये है एग्जाम्पल नंबर 6, और ये है इसके टेबल वगैरह जो भी है। मिनिमम जेड दे रखा था तो हमने उसको मैक्सिमम में बदला, उसके लिए दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये दोनों वैल्यू माइनस से प्लस की हो गई। और मैंने बताया था कि अगर हम कोई भी स्लैक सरप्लस
आर्टिफिशियल ऐड करते हैं तो उससे पहले हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना होता है जेड में, ना कि बाद में। ओके, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और ये हमारी इक्वेशन में x2 दे रखा था, बाकी सब जीरो थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सभी को जीरो बनाया हुआ है। और ये आप उसको पूरा देख लीजिए। आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ विशेष चीज़ें लिख रखी हैं ताकि मुझे भी याद रहे। कभी भी जीरो तथा माइनस वाली वैल्यू को की एलिमेंट नहीं माना जाता। इस स्थिति में एलपीपी का अपरिबद्ध हल होता है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसके बाद है हमारी प्रश्नावली भी शुरू हो गई है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्न सिंप्लेक्स विधि को हल कीजिए। इसमें सर जो है आसानी होगा, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 होता है वैसे क्वेश्चन नंबर 1 होता है। मतलब मैक्सिमम में चीज़ें दे रखी है और ये जो है समीकरण दे रखी है जिसमें कि स्लैक वेरिएबल आएगा, यानी इसमें कुछ ऐड होगा, घटेगा नहीं। तो इसमें x3 x4 ऐड हुआ, वो यहाँ पे लिख दिया है। और स्लैक वेरिएबल जैसे कि यहाँ पे हमने बता दिया कि स्लैक वेरिएबल ऐड हुआ है। और मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट हमने बनाई है, और इनिशियल बेस जो है मैंने वहाँ पे बता दिया है, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। और उसके बाद टेबल, एंट्रिंग वेक्टर, डिपार्टिंग वेक्टर, न्यू बेस। अब आगे चलते हैं, इसके और सॉल्यूशंस है। ये हमारी टेबल 3 आ गई है और ये इसका सॉल्यूशन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, ठीक है। इसमें भी कुछ खास चीज़ें नहीं है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। और ये इसके आगे की टेबल्स हैं, टेबल 1, टेबल 2, 3, ये यहाँ तक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह प्रोसीजर है, इसका कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक है, ये न्यू बेस आ गया इसका। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख रखी है, की एलिमेंट लाइन हमेशा घटती है। ये पता है किस लिए? जब हम एक बार की एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं और जब टेबल 2 बनाते हैं ना, तो जो की एलिमेंट वाली लाइन होती है उसमें जो की एलिमेंट होता है उसको तो 1 बना देते हैं। और मान लिया अगर की एलिमेंट 2 आया है तो हम न्यू लाइन बनाते समय, की एलिमेंट वाली न्यू लाइन बनाते समय 2 का भाग दे देते हैं ताकि की एलिमेंट बना जाए। और की एलिमेंट के ऊपर के अवयव और नीचे के अवयव को हम 0 बनाते हैं। तो 0 बनाने के लिए जो जिस अवयव को 0 बनाना है उस पूरी लाइन को हम ओल्ड लाइन बोलते हैं और उसमें से न्यू लाइन को माइनस करते हैं। मान लिया अगर की एलिमेंट के ऊपर वाली लाइन में 2 है, अवयव है, 2 अवयव है, तो ओल्ड लाइन माइनस 2 का गुणा न्यू लाइन, यानी जो की एलिमेंट हमने 1 बनाया था नई टेबल में, वो वाली लाइन, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे इस यहाँ पे की एलिमेंट 3 है, तो इस पूरी लाइन में 1 का भाग दिया तो हमारे पास नई लाइन जो है ये आ गई, ठीक है। अब इसके ऊपर भी 0 बनाया है, इसके नीचे भी 0 बनाया है। नीचे तो 0 बना हुआ है इसलिए हम इस लाइन को एज इट इज़ रखेंगे, ऊपर 0 नहीं बना हुआ है, इसलिए इस पूरी लाइन में से इस लाइन को घटाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 ही है इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कुछ विशेष है कि यहाँ पे समीकरण ये वाली साइड x बड़ा भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, और z जो है वो मिनिमम भी है। तो अब हमें पता है कि हमें माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करना होगा। तो आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, ये बिगम मेथड का सवाल है, ओके। बिगम मेथड के हमने एग्जाम्पल भी किए थे। जब सी बी के कॉलन में -m बच जाए तथा जेड जे माइनस सी जे बड़ा हो 0 से, तो उस स्थिति में फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होता है। मैंने आपको बताया था ना कि m जो है वो बचना नहीं चाहिए, वरना वो फिजिबल सॉल्यूशन हमारा विद्यमान नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब हमारी जो इक्वेशन है उसमें पहले हमने z को मैक्सिमम किया और उसके बाद जो हमारे वेरिएबल्स थे, जैसे पहली इक्वेशन में हमने जैसे वहाँ पे x3 है क्या माइनस का, नहीं, पहली इक्वेशन में हमने x3 माइनस किया, दूसरी में x4 माइनस किया, तीसरी में x5 माइनस किया, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। फिर हमने मैट्रिक्स चाहिए थी 3/3 की, तो हमने आर्टिफिशियली 6, 7, 8 को ऐड किया। हमारे जो इनिशियल बेस होगा, प्रारंभिक आधार, वो 6, 7, 8 ही हो गए, क्योंकि इसी के आधार पर जो है आगे टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो इसके जो है हमने सॉल्यूशन जितना भी सॉल्व किया हुआ है वो आप देख लीजिए। सारी प्रोसीजर मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बताया है, और इसका एक एग्जांपल मैंने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके
पूरी वीडियो जो है उस एक एग्जाम्पल पर ही आधारित है, वो भी बनाई हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ तक सॉल्व किया हुआ है, देख लीजिए इसे अच्छे से। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, सेम उसके जैसा है, बस यहाँ पे z जो है मैक्सिमम हमें दे रखा है, और समीकरण जो है x की साइड में कभी बड़ी है और कभी छोटी है, तो उनको किस प्रकार हमने सेटल किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें जो चीज़ें हैं घटानी नहीं पड़ी है, सभी चीज़ें ऐड करके जो हमारा काम जो है चल गया है। आप इसे एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा जो है इसमें एक और विशेष चीज़ क्या है कि हमें चीज़ें घटानी या ऐड करनी क्यों नहीं पड़ी। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इधर माइनस का साइन है और ये वैल्यू माइनस की है, तो जो b की वैल्यू होती है ना वो हमेशा प्लस में रहनी चाहिए, वो कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। तो हम दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा और इधर जो चीज़ें प्लस की है वो माइनस की हो जाएंगी। और हमारा ये जो साइन है ना वो भी इस तरह मतलब 20 की साइड बड़ा हो जाएगा और ये वाली साइड छोटी हो जाएगी। तो हमारे जो साइन है वो इस तरीके से हो जाएंगे, यानी हमें सभी चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे मैं 5 ऐड किया, 6 ऐड किया और 7 ऐड किया। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बनाई है और आप देख रहे हैं b का मान प्लस में है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो b का मान होते हैं वो प्लस में ही होना चाहिए। ये टेबल 1 है, आधार वगैरह सब यहाँ पे बताया हुआ है। टेबल 2, टेबल 3, 4। अब यहाँ पे लाइन किया है, जीरो और नेगेटिव वैल्यू को की एलिमेंट नहीं ले सकते, इसलिए इसका अपरिबद्ध हल है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि माइनस का 17 हमने इसमें एंटर करवाया, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आई, यहाँ पे भी वैल्यू नेगेटिव आई, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जीरो आ रही है। मतलब अगर भाग दे के देखें तो वैल्यू जीरो आएगी यहाँ पे भी। तो जीरो की जगह हमने सीधा साइन मार दिया कि हम जीरो को जो है वो कोई एलिमेंट नहीं ले सकते। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। मैंने विशेषतः इन पे जोर देके आपको बता दिया है। अब आगे है, मैक्सिमम में हमें z दे रखा है, वैल्यू छोटी बड़ी है, तो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने 6 और 7 को ऐड किया है, बाकी जो है वो जैसे 0x3, 0x4, 0x5 कुछ ऐड किया है। प्रारंभिक आधार का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें अल्फ़ा 3 पहले आएगा, अल्फ़ा 6 बाद में और अल्फ़ा 7। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि जो मैट्रिक्स के जब हम इस कॉलम में वैल्यू पुट करते हैं ना, तब हमें मैट्रिक्स का अच्छे से ध्यान रखना होता है कि वो क्रम वाइज है या नहीं। जैसे कॉलम वाइज मैं बोल रहा हूँ, पहले ये लाइन, फिर ये लाइन और फिर ये लाइन ज़रूरी है। कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ये पूरी की पूरी ऐसे कैसे रखते हैं, इसमें कोई चेंजेस हमें नहीं करना है। बस बात ध्यान जो है यहाँ पे रखना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज़ सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। ये टेबल 2 है, न्यू बेस, सेंटरिंग वेक्टर वगैरह सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। आगे चलते हैं। ये है इसका सॉल्यूशन, हमारा जो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन था ये इसका सॉल्यूशन है। इसमें एक ही आर्टिफिशियल x6 हमने जो है ऐड किया है, तो वो मैं वहाँ पे लिखा हुआ है, और ये यहाँ तक जो है इस पेज पे है, बाकी नेक्स्ट पेज पे है, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे आ गया है। ये इस बुक में ये वाला चैप्टर जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो ये इस हिसाब से मैंने करवाया, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी आपको इनके सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए, तो अगर हमारी एक बार बुक कंप्लीट हो जाए उसके बाद में मैं सॉल्यूशन की वीडियो भी अपलोड कर दिया करूँगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, और ये इसका लास्ट टेबल 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारा शुरू हो रहा है। जेड मिनिमम दे रखा है, वैल्यू छोटी बड़ी दोनों दे रखी हैं, तो ध्यान से करिए, सेलेक्ट वेरिएबल भी आएगा, सरप्लस भी आएगा और आर्टिफिशियल भी आएगा। तीनों वेरिएबल जो हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहे हैं। ठीक है, ये इसकी मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट टेबल 1, 2 और ये न्यू बेस अल्फ़ा 1, 3, 6, उसके बाद टेबल 3, 4 और ये इसका हल। अनबाउंडेड सॉल्यूशन Z11 मिनिमम Z11 तथा अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो की एलिमेंट है ना वो 3/13 है, वो आ रहा है। x1, x2 और x3 की वैल्यू मिल गई है हमें। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है। कहानी अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्यों है, Z मिनिमम इज इक्वल टू 11 तथा अनबाउंडेड सॉल्यूशन, मैं बुक में चेक कर लेता हूँ।
तो बुक में भी हमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ये किस कारण से है ये मैं आपको बाद में जब करवाऊंगा तब एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन की एक बार कंडीशन आप पढ़ लीजिए, क्या उसमें कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तब जाके ये अनबाउंडेड हुआ है या कोई और चीज़ें हैं, तो इसे एक बार ज़रूर देखिए। बाकी बाकी मैं बाद में देखता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आधा यहाँ पे है बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके नोट जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से। इसका फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है, जर्जे माइनस सी हमारा 0 से बढ़ा गया है, लेकिन यहाँ पे m जो है पहले से विद्यमान है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम में z दे रखा है, वैल्यू छोटी बड़ी है, स्लैक सरप्लस और आर्टिफिशियल तीनों वेरिएबल जो है इसमें मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, और ये हमारा न्यू बेस वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का अगला पार्ट, जिसमें टेबल 2 टेबल 3 आ गई है। जर्जे माइनस से हमारा बड़ा आ गया है 0 से, और इसका वैल्यू भी हमने 85/3 ज्ञात कर लिया है, लेकिन इसका फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो विद्यमान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो m जो है यहाँ पे वो अवेलेबल पड़ा है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नंबर 9 में हुआ होगा। आज के लिए मैं आपको इतना ही करवा रहा हूँ, इतना कर लीजिए। कल हम बाकी जो है इस जितने भी क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करके और 4th वीक को शुरू करेंगे, जिसमें 2 फेज विधि है, यानी आपको टेबल्स पहले एक बार बनाएं फिर उसके बाद दोबारा से टेबल बनाएं, वो विधि है। तो कल करेंगे हम। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये तरीका पसंद आ रहा है। अगर नहीं तो मैं आपको सॉल्यूशन वाला तरीका बताऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।